दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हमारे देश की जो राजनीति है, अगर उसको देखा जाए इस समय, आज की तारीख में, तो जो घरेलू मोर्चा है और जो वैदेशिक मोर्चा है, दोनों मोर्चों पर जो मौजूदा सरकार है देश की, जिसको हम मोदी सरकार कहते हैं, बीजेपी, आरएसएस सरकार, जो भी आप कह लीजिए, एनडीए सरकार, इसकी स्थिति बहुत डामाडोल सी है। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार एकदम पराजय बोध की शिकार है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आशा से भरी हुई सरकार है। लेकिन बहुत सारी मुश्किलें इस सरकार की हैं जो पहले कभी इस तरह से नहीं देखी गई। घरेलू स्तर पर मुश्किलें ये हैं कि जो चुनाव आयोग है, जिसके बारे में पिछले कई सालों से लगातार सवाल उठते रहे हैं, उतनी ज़्यादा अविश्वसनीयता जो आज है वो कभी नहीं थी। बिल्कुल भरोसा नहीं है बहुत बड़े सेक्शन का इस चुनाव आयोग पर, और इस तरह से जो चुनी हुई सरकार है उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि क्रेडिबिलिटी के स्तर पर और एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे जो मोदी सरकार ने 2014 से लेकर और 2024 तक लगातार एक छाया रहा, उसका एक रुतबा, उस रुतबे में कमी होती दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ-साफ। और वैदेशिक मोर्चों पर चाहे कोई बड़ी सफलता मिलती रही हो, ना मिलती रही हो, लेकिन मोदी जी का यह जो एक प्रचार था कि वो विश्व गुरु बनाएँगे भारत को और स्वयं विश्व गुरु के सबसे बड़े मास्टर होंगे। लेकिन वो विश्व गुरु वाली छवि स्वयं उनकी एक्सेप्टेबल लीडर के तौर पे, धाकड़ नेता के तौर पे विश्व के वो जो इमेज थी, वो चकनाचूर हो गई है। और सबसे अधिक चकनाचूर करने में उनके मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का हाथ है कि 50% टैरिफ इंपोज करना इंडिया पे। आई मीन ब्राजील के साथ इक्का दुक्का और देश हैं जिन पर 50% है, अदरवाइज किसी देश पर नहीं है। जो स्थिति है वो कुल मिलाकर डामाडोल एक स्थिति कही जा सकती है सरकार के लिए। ऐसे में विपक्ष आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानता कि कितना आगे बढ़ा है, कितना जनता में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ी है। तो हम इन्हीं कुछ विषयों पर आज बात करेंगे अपने देश के जाने-माने पत्रकार, स्तंभकार, लेखक आशुतोष जी से। आशुतोष जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। हाँ, मैं तो आपको कैसे लग रहा है? क्या लग रहा है इसके बारे में? देखिए मुझे तो लगता है कि ये 2024 के चुनाव के बाद से ये सरकार उतनी पावरफुल, उतनी मजबूत नहीं रही है जितनी मजबूत वो 2024 के पहले हुआ करती थी। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि सरकार के पास अपना बहुमत खुद का नहीं है, बल्कि उसको दूसरों की बैसाखियों पर चलना पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2024 के बाद से लगातार सरकार के ऊपर एक के बाद एक ऐसे तगड़े हमले हो रहे हैं कि सरकार के पास उसके जवाब है नहीं। अ, विपक्ष बहुत मजबूत बन के उभरा है आज की तारीख में, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं, वैसी उम्मीद न तो प्रधानमंत्री जी को रही होगी, ना भारतीय जनता पार्टी को रही होगी, ना ही खुद कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल है उनको इस बात की उम्मीद रही होगी। लेकिन हकीकत यह कि राहुल गांधी ने नेता विपक्ष बनने के बाद से सरकार के ऊपर जिस तरीके से हमले किए, जिस तरीके से मुद्दों को उठाया है, और अब जिस तरीके से वो वोट चोरी के मसले के लेकर जनता के बीच में गए हैं, उसने निश्चित तौर पर न केवल उनकी अपनी छवि को बहुत बेहतर किया है, वो एक बहुत मजबूत, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही आक्रामक नेता के तौर पर उभरे हैं। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद पहली बार भारत को एक बहुत ही मजबूत विपक्ष का नेता मिला है, और एक मजबूत विपक्ष का सामना भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त करती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब भी है, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा क्या करे। जैसा कि आपने कहा कि विदेश नीति को लेकर तो जबरदस्त संकट सरकार के ऊपर है। मजबूरी में उनको एससीओ की बैठक में जाना पड़ा, जहां पे चीन के साथ और रूस के पुतिन के साथ मिलकर मीडिया ऐसा महिमा मंडन कर रहा है जैसे कि मोदी जी एक बार फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय विश्व के केंद्र में आ गए हैं। हकीकत यह कि एससीओ की इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका एक केंद्रीय पात्र की नहीं है,
और ना ही उनकी भूमिका कोई अमिताभ बच्चन जैसी है कि पूरी फिल्म उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, बल्कि वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वहां मौजूद है। और इसको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से समझा जा सकता है। एक, जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच में इस वक्त होड़ लगी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया पर अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, उस कोशिश में ये चीन की तरफ से एक शक्ति का प्रदर्शन है, जहां वो अमेरिका को बहुत स्पष्ट तौर पर संदेश दे रहे हैं कि आज की तारीख में आप चीन को कमजोर करके ना के, उनके साथ रूस है, उनके साथ करीब 20-25 देशों का एक पूरा समूह है जिसमें भारत की भी एक भूमिका है। लेकिन ये जो संदेश है वो शी जिनपिंग चीन के इस एससीओ समिट के बहाने अमेरिका को दे रहे हैं, ट्रंप को दे रहे हैं। उसमें भारत की मौजूदगी से चीन को या एससीओ को थोड़ी ताकत मिली है, क्योंकि एक बड़ा बाजार भारत के साथ है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि अब वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं, केंद्र में तो कभी भी नहीं थे, केंद्र में आ गए हैं, और ये प्रदर्शन जिस तरीके से जो टीवी चैनल्स के माध्यम से और कुछ अधकचरे नासमझ पत्रकारों के माध्यम से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल उसी तरीके का छलावा है जैसे कुछ समय पहले तक ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छींकते हैं तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप उठक बैठक करने लगते हैं। वो भी अपने आप पे छलावा था और ये भी अपने आप पे छलावा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में भारत अमेरिका से जो हमारी बदमज़गी हुई है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डैमेज कंट्रोल की छोटी सी एक्सरसाइज है। अभी भी चीन हमको पूरी तरीके से विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसलिए आपको याद होगा कि 3 सितंबर को जो वहां पे सेना की परेड चीन की होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी नहीं है, जबकि उसमें पाकिस्तान होगा, उसमें पुतिन होंगे, उसमें दूसरे और सारे देश होंगे। और आज इस बैठक में शामिल होने के बाद भी चीन लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाए रख रहा है और साथ ही साथ भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। आशुतोष जी, पहले हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जो कुछ बड़े मसले हैं, कुछ बड़े संदर्भ हैं, उनको डिस्कस कर लें, फिर हम डिप्लोमेटिक जो इश्यूज हैं उन पर भी आएंगे। ये जो आपने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद से ही सरकार और मोदी जी की जो ताकत है जो पहले जैसी थी वो नहीं रह गई थी, काफी हद तक सही है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो विपक्ष को इतना बड़ा जन समर्थन जो मिला है, अभी आज ही मैं देख रहा था बहुत सारे कमेंटेटर्स ने और जो बहुत ही सुयोग्य लोग हैं उन लोगों ने भी ये माना है कि बिहार का चुनाव एक टेस्ट केस है। अगर बिहार का चुनाव फिर एनडीए जीत जाता है, बीजेपी जीत जाती है, इतनी सारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, इतने सारे पर्दाफाशों के बावजूद, एसआईआर को लेकर इतनी ज्यादा अलोकप्रियता जो सरकार को मिली है, इलेक्शन कमीशन को जितनी मिली है उससे कम सरकार को नहीं मिली है। ये सरकार स्वयं करा रही है। इलेक्शन कमीशन इज इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ मोदी। तो इसके बावजूद अगर वो चुनाव जीत जाती है, क्योंकि कई बार इकोनॉमिज्म जो है पॉलिटिकल इश्यूज पर हावी हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। 10,000 रुपीज बिहार के हर घर में एक महिला को देने का ऐलान कर दिया है सरकार ने, जैसा पहले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जो एक टेम्पो बना है, जो एक माहौल बदला है राहुल गांधी की इस यात्रा से, जिसमें तेजस्वी, दीपंकर सब लोग थे, क्या आपको लगता है सस्टेन विपक्ष कर लेगा आखिर तक, चुनाव तक, और चुनाव को जीत लेगा? आपको लग रहा है, क्योंकि चुनाव मशीनरी से भी लड़ना है, सरकार से भी लड़ना है, और डोमिनेंट जो क्लास है बिहार का, अपर कास्ट, जो चुनाव मशीनरी पर भी काबिज है, सबसे लड़ना है। क्या आपको लगता है? उर्मिला जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज, ना क्योंकि मेरी टिप्पणी आपके ऊपर भी नहीं है, मेरी टिप्पणी ऐसे तमाम लोगों के ऊपर भी नहीं है। मैं ये बड़ी पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सबसे बड़ी खूबी ये कि वो हर आपदा को अवसर में बदलते हुए दिखाने का प्रयास करते हैं। हम सारे लोग जो लिबरल लेफ्ट में हैं वो हर अवसर को आपदा में बदलने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, क्योंकि हम सारे लोग प्रोपेगेंडा की वजह से बिल्कुल वही सोचने लगते हैं या कहने लगते हैं जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से हिंदुत्ववादी चाहते हैं। मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूं कि राहुल गांधी को हमेशा बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों से नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, बल्कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, जिस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित किया है, जिस तरीके से उन्होंने वो मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, वो बहुत
वो दरअसल उसकी एक भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए थी। वो एक समय में बिल्कुल अकल्पनीय सा लग रहा था, और लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो क्रेडिट कभी नहीं मिलता। हमारे मित्र हैं सुगता राजू, जिन्होंने किताब लिखी राहुल गांधी पर, उनका कहना है कि इट्स इजी टू बी मोदी एंड इट्स डिफिकल्ट टू बी राहुल गांधी। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, अगर आज की तारीख में मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए अगर बिहार में चुनाव जीत भी जाता है तो भी चुनाव हारेगा, और अगर हारेगा तो चुनाव हारेगा ही हारेगा। क्योंकि वोट चोरी को लेकर जो एक बड़ा 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 मुद्दा जो इस वक्त देश के अंदर बना हुआ है, उस मुद्दे पर अगर ये बिहार में जीत जाते हैं तो लोग कहेंगे देखो एसआईआर करके ये फिर चुनाव जीत गए। तो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी, केंद्र सरकार की क्रेडिबिलिटी आज बहुत कमजोर नींव पर खड़ी हुई है। और ये बात पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी नहीं समझते, या ये इस बात का इलेक्शन कमीशन नहीं समझता है। राहुल गांधी ने जब महादेवपुरा में 1,250,000 वोटों की गड़बड़ी की बात की थी, अगर आनन फानन में एक हफ्ते के अंदर अगर उसकी जांच कर देते और करके जो भी रिपोर्ट लेके आते खारिज कर देते और कहते राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो उनको ज्यादा क्रेडिबिलिटी हासिल होती। बनस्पत इसके कि वो जांच से लगातार भाग रहे, और जब आप जांच से लगातार भागते रहते हैं तो जो कॉमन सेंस है वो कहता है कि आप जांच से क्यों भाग रहे हैं। आप जांच से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपकी दाढ़ी में तिनका है, आपकी दाल कहीं ना कहीं काली है, और आप जांच इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गलती, आपकी कमजोरी या आपका धांधलीपन आपका पकड़ा जाएगा। ये जो स्थिति पैदा हो गई है, और अगर कहीं राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम वाकई में फोड़ दिया जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इस बार महादेवपुरा से ज्यादा बड़े कागजात उनके पास है, ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन उनके पास है, और अगर वो फूटा तो उसके बाद आप सोचिए कि देश के अंदर किस तरीके की डिबेट शुरू हो जाएगी। तब कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ये अपने बल पर चुनाव जीतती, बल्कि मैनिपुलेट करके चुनाव जीतती। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, 300 ज्यादा सीट लेकर आई थी, तब एक बहुत बड़े तबके के मन में ये सवाल था कि क्या ये पुलवामा की वजह से हुआ या बालाकोट की वजह से हुआ। और पुलवामा की घटना पर भी लोग तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे। आज तक उस पुलवामा घटना की जांच की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, लोगों के मन में शक है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार की यात्रा की है और उसमें जिस तरीके से लोग और भीड़ उनके साथ उमड़ी है, इसने निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ा दी है। अब उसको काउंटर कैसे करे, ये उस दिशा में लगे हुए। प्रश्न इस बात का नहीं हुआ कितनी भीड़ आई, कितनी भीड़ नहीं आई। एक राजनेता की और एक राजनीतिक दल की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वो नैरेटिव बनाने में कामयाब है या कामयाब नहीं है। अयोध्या माफ करेगा, ये जो अयोध्या का इनॉग्रेशन था 22 जनवरी 2024 को, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है जैसे कि नैरेटिव गढ़ने की कला पूरी तरीके से भूल चुके हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी के बनाए हुए मुद्दों पर रिएक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान संविधान बचाओ का नारा दिया और वो उस पर रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़े, यहां तक बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते। राहुल गांधी ने उसके बाद एक तरीके से इनको सेकुलरिज्म के मसले पर पूरी तरीके से पकड़ने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय की बात उन्होंने की है, कास्ट सेंसस पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस गठबंधन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से नरेंद्र सरेंडर का नारा दिया, वो भी लोगों तक पहुंचा है और लोगों के मन में सवाल खड़ा हुआ कि भाई अचानक कैसे सीज फायर कर दिए। तो रिएक्ट कर रहे हैं। जब बड़ा नेता रिएक्ट करने लगे, नैरेटिव ना बना पाए, तब ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं परेशानी में, संकट में है और उसको दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत क्या है कि हम लोग अभी भी राहुल गांधी को ट्रेडिशनल अंदाज से ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। एसआईआर और नो एसआईआर, राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार जो है वो चुनाव में वोटों की चोरी करती है, मैनिपुलेट करती है और उसके आधार पे जीतती है। और लगातार वो इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस संदर्भ के अंदर हो सकता है बिहार का चुनाव हो और उसमें तेजस्वी और राहुल गांधी हार जाए, लेकिन जो नुकसान नरेंद्र मोदी उनकी सरकार की छवि को हो रहा है, उसके लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट राय है और मुझे ये कहने में किसी तरीके का कोई संकोच नहीं है। आशुतोष जी, मैं आपकी राय से बिल्कुल मिलती जुलती राय वाला सवाल पूछता जी, तो आप जो प्रोवोक हुए मेरे सवाल से, उल्टे सवाल से, वो आप इतनी सही बात, इतनी अच्छी बात कैसे कहते क्या। अब दूसरा एक सवाल मेरे दिमाग में है
और ये सचमुच मैं स्वयं इसको लेकर डायलेमा में हूं। और वो ये कि जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने वैदेशिक नीति के मोर्चे पर जो ये दांव खेला है, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि वैदेशिक नीति को आम आदमी कितना समझता है, नहीं समझता है, लेकिन वैदेशिक नीति का जब असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है तो खूब समझता है। वो भले डिप्लोमेट नहीं होता है। तिरपुर से लेकर आगरा तक, भदोही से लेकर और मऊनाथ भंजन तक, आजमगढ़ के इस पूरे इलाके में जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, वो अभी इसी 2-4 दिन के अंदर ही, 5 दिन के अंदर ही स्थितियां बन गई हैं कि उनके रोजगार का क्या होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनके घर का क्या होगा। कारखाने के जो मालिक हैं, लूम के जो मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई किसी समय बंद कर सकता हूं मैं। वो पिटीशन पर पिटीशन दे रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है, कोई पैकेज नहीं दिया है। अभी बड़े कारपोरेट हाउसेज का होता तो बहुत बड़े फंड की घोषणा हो जाती कि आपको इतने लाख करोड़ का मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिली है। कितने मजदूर है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कॉटन में और लूम में और कालीन उद्योग में तो खास तौर पे, और चमड़ा उद्योग में भी। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने ये अभी जो फैसला किया है कि भाई हम अमेरिका को भले ही थोड़ा एंटागोनाइज करें, लेकिन अब रूस और चीन और ये जो एससीओ में जो भी लोग हैं या ब्रिक्स में जो लोग हैं, हम इनके साथ खड़े होंगे। फिलहाल ये स्टैंड है। हो सकता है कि ये बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक हो। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी बहुत राहत देने की घोषणा करते हैं, फिर वो उधर चले जाएंगे, क्योंकि इस बार श्रीमान मोदी जी ने इजराइल के प्रश्न पर चीन, ईरान और रूस का साथ दिया है। अपने आप में हैरत अंगेज है। तो इस उलझन को आप कैसे देखते हैं? और जो सवाल है, वो कैसे भारत इस बिल्कुल यू टर्न, तो कैसे आप देखते हैं इसको? नहीं, मेरा तो स्पष्ट तौर पर मानना है कि अब कम से कम भारत सरकार को या नरेंद्र मोदी की सरकार को अब ये सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चोट है। पिछले 10 सालों के अंदर जो झप्पियां दी हैं और जिस तरीके से झूले में झुलाने को विदेश नीति समझ रहे थे, अब उनको समझ में आ गया है। आगे आ जाना चाहिए। कम से कम मेरा मानना यह है कि झप्पी देने से और झूले झुलाने से विदेश नीति नहीं चलती है। विदेश नीति विशुद्ध तौर पर, जिसे कहते हैं कि राष्ट्रीय देश हित की कठोर धरातल पर होता है। और अगर यो देश हित पर अगर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएंगे तो विदेश नीति को बहुत नुकसान होगा। अगर वो देश हित पर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश करेंगे तो देश को बहुत नुकसान होगा। जो पिछले 10 सालों के अंदर जो हमने बोया, दरअसल वही अब हम काट रहे हैं, क्योंकि हमने उस अमेरिका पे भरोसा किया जिस पर भारत की किसी सरकार ने कभी भी भरोसा नहीं किया। रिश्ते रखना एक अलग चीज हो गया, उस पर भरोसा करना, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में जाके वोट मांगना, उनके लिए हाउडी मोदी करना, नमस्ते ट्रंप करना और उनको गले लगाना और ये कहना माय डियर फ्रेंड मोदी, और जो ट्रंप कहता इज अ ग्रेट लीडर, ये समझ के हम ये समझने लगे कि हमारे बहुत बड़े नेता है। अगर वो आपका दोस्त मानता था तो क्यों उसने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया रोज? मतलब मैंने तो नहीं देखा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई विदेशी ताकत इस हद तक भारत को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, देश के प्रधानमंत्री को इस हद तक जलील करने की कोशिश करे। ये क्यों हुआ? क्या इसका कोई ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन हुआ है सरकार के अंदर? इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने राष्ट्रवाद की बलिवेदी पर राष्ट्रीय हित को किनारे कर दिया। आपने अपनी छवि को चमकाने के लिए राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं की। अमेरिका के, चूंकि दुनिया में यह मैसेज है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और उस ताकतवर देश का सबसे ताकतवर आदमी मेरा दोस्त है, ये छवि चमकाने में आप लगे रहे। आपने जब ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स कर रहे थे तो सब्सटेंस गायब था उसमें से, और अंत में ट्रंप ने आपको बता दिया, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अपनी औकात बता दी कि आपकी औकात है। और इस बीच आपने क्या किया? आपने गजा के ऊपर अमेरिका का साथ दिया, आपने ईरान के ऊपर अमेरिका का साथ दिया, और जो है आपको लगा कि तो मेरे दोस्त हैं। जब उन्होंने पूरी तरीके से आपको दरकिनार कर दिया, तब आपके पास कोई उपाय ही नहीं बचाता सिवाय इसके कि दोस्त का दुश्मन भी आपका दोस्त होता है। तब आप चीन के पास गए, और उस चीन के पास गए
जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की, जिसने कि यूनाइटेड नेशंस में जो आतंकवादी संगठन था, उसका नाम था रेजिस्टेंस फोर्स, इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स, उसको आतंकवादी संगठन की कैटेगरी में लाने का विरोध किया, जिसने भारत को रेयर अर्थ मेटल पर प्रतिबंध लगाया, जिसने यूरिया और खाद पर भारत को भेजने में प्रतिबंध लगाया, जिसने फॉक्सकॉम नामक कंपनी से अपने 300 जो इंजीनियर से वापस लिया। खाद की कमी की वजह से आज देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। उड़ीसा ने अभी एसओएस भेजा। रेयर अर्थ मैग्नेट जो चाइना ने प्रतिबंध लगाया, उसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी हालत में पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। उसने आपको बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। आप चीन से झगड़ा कर मोल लेके आप नहीं चल सकते, और आप चीन और अमेरिका दोनों से झगड़ा लेने की कोशिश कर रहे। तब इनको मजबूरन में चीन के पास आना पड़ा। और ये जो शो था वो बाइलेटरल शो नहीं था। आपने तो विदेश नीति कवर की है, ये शिखर वार्ता नहीं थी। ये दरअसल चीन का एक शक्ति प्रदर्शन था, एक चीन का शो था, शी जिनपिंग का शो था, जिसमें केंद्रीय पात्र जो है वो शी जिनपिंग थे। वो अमेरिका को संदेश दे रहे थे, जिसमें भारत की भूमिका एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की थी कि आप भी, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। अगर ये केंद्रीय भूमिका में होते तो जो 3 सितंबर को होने वाली जो चीनी सेना की परेड है, उसमें तमाम 1.5-2 दर्जन राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं, भारत क्यों नहीं शामिल होता उसमें? आपको क्यों ईरान के मसले पे जो प्रस्ताव हुआ उस पे इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध आप क्यों खड़े हुए? क्योंकि पिछली बार तो आप नहीं खड़े हुए थे। बिल्कुल नहीं। और आपको जब पहलगाम का प्रस्ताव आया तो उसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र है। तो जो राजनीति और विदेश नीति को समझते हैं वो समझते हैं कि जाफर एक्सप्रेस और पहलगाम को एक साथ खड़े करने का अर्थ क्या होता है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। तो ये जो स्थितियां हैं, सिर्फ अभी आइस ब्रेक हुई है दोनों के देशों के बीच में। अब तस्वीर तो ये पेश की जा रही, देखिए पुतिन भी नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं, 10 मिनट में इंतजार करवाते हैं। शी जिनपिंग को वो नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से ज्ञान दे रहे थे, ये वही पुतिन साहब थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का साथ नहीं दिया था। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे, और चीन तो खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो अब आप, यू आर नॉट नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। डिप्लोमेसी में कहते हैं यू हैव टू नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, यू आर नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस। तो मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारत को चीन के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए। इसकी वजह से जो आपकी सीमा, चीन से लगी हुई सीमा पर जो विवाद है, जो अनसर्टेनिटी, उसमें कमी आएगी। चीन के माध्यम से आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। रूस भारत के और करीब आएगा, तो रूस, चीन और भारत का जो ट्रायंगल है, यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकता है, और आप बड़ी इकोनॉमिक फोर्स बन सकते हैं, बड़ी मिलिट्री फोर्स बन सकते हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका और यूरोप को बहुत स्पष्ट मैसेज भी जा सकता है कि हम आपके भरोसे नहीं हैं। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत है, और यह मजबूरी में हुई शुरुआत है। मोदी जी कभी भी नहीं चाहते थे चीन से हमारे रिश्ते बेहतर हो। हर उस आदमी को जिसने चीन के साथ संपर्क था, उसको आपने तो देशद्रोही घोषित कर रखा था। यही तो बार बार राहुल गांधी के ऊपर यही आरोप लगता था कि आप चुपचाप जाके उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से मिलते हैं, वहां से आप फंडिंग लेते हैं, यही तो आरोप लगाते थे ना। और जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, आपका जो डिप्टी आर्मी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, वो तो यही कह रहे थे ना कि एक सीमा पर हम 2 शत्रुओं से लड़ रहे थे। तो आपको चीन जैसे शत्रु से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आपको उसके दरवाजे पे जाना पड़ रहा है? आप खुशी खुशी जा रहे हैं या मजबूरी में जा रहे हैं? मजबूरी में जा रहे हैं। मेरा मानना यह कि ऐसे समय में देश की खातिर अगर आपको अपमान का घूंट भी पीना पड़े तो पीना चाहिए। और एक सही कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया एससीओ में जाके, और चीन से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि अमेरिका से रिश्ते खराब करें, अमेरिका से भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रंप आर नोट, आपकी जो अमेरिका से रिश्ता है वो अमेरिका नामक देश से रिश्ता है। वहां राष्ट्राध्यक्ष कौन, इससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत डिप हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रंप के आधार पर अमेरिका से रिश्तों में आप बिगाड़ेंगे तो फिर आप
अच्छी डिप्लोमेसी नहीं कर। इसलिए मेरा मानना यह है कि चीन से जो आपने जो दोस्ती की है एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इट्स ओनली जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत लंबा मैदान, बहुत लंबा रास्ता कवर करना है, और भारत अगर चीन के साथ रिश्ते बेहतर करेगा तो भारत के हित में रहेगा, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी होगा, भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो जरूरतें हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपने हमें समय दिया और घरेलू जो राजनीति है अपने देश की, अंदरूनी जो राजनीति है उस पर भी बहुत बेबाक ढंग से अपनी बात रखी, और वैदेशिक मोर्चे पर जो भारत गलतियां कर रहा है, भारत की सरकार जो गलतियां कर रही है उस पर भी आपने अपने अपनी अपनी आपत्ति जताई और एक रास्ता भी सुझाया। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।